सभी को मेरा नमस्कार। मेरे बच्चों, आप सब कैसे हो? और मैं जानती हूँ कि आप सबने पिछले कक्षा में जो हमने बातें कही उन सबको आपने अच्छे से पढ़ा, है ना? सभी ने अपना किताब पढ़ा ना? मुझे पता है सारों ने अपनी किताब पढ़ी होगी। इसी तरह जो भी हम लोग कक्षा में लेते हैं, आप लोग घर जाकर उस किताब को अच्छी तरह जितना भाग हमने लिया है, एक और बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से हर सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है? तो हमने पिछले कक्षा में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग अपना, आप सबको पता है ना, हम लोग अपना पहला इकाई मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ क्रांतियों के बारे में पिछले कक्षा में चर्चा किया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति और नीली क्रांति, ये सब हमने पिछले कक्षा में बात किया। और हमने ये भी देखा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। तो हमने इतनी बातें हमने अपने पिछले कक्षा में किया है। और हमने पिछले कक्षा में मत्स्य उत्पादन के बारे में बात किया कि उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा अच्छे क्या होते हैं, अच्छे नस्ल के मत्स्यों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, जिससे कि हमारे देश में क्या है, हर किसानों के सभी की आय में वृद्धि होती है। और वैसे ही हमने सब्जी उत्पादन की भी बात अपने पिछले कक्षा में किया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या सुधार आए हैं। ठीक है बच्चों, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विज्ञान की वजह से कितने बदलाव आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आप सभी अपने किताब में पेज नंबर 3 निकालिए। 3 सभी अपने किताब में पेज नंबर 3 निकालिए। उसमें से हमने किस किस के बारे में चर्चा कर लिया है? अभी हमने क्या किस किस के बारे में चर्चा कर लिया है बच्चों? हमने देखिए मत्स्य उत्पादन और सब्जी उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा हम लोग अच्छे फसल उगाते हैं, अच्छे सब्जियां हमें तभी मिल पाती है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अगली बात हम लोग इसके बारे में कर रहे हैं। देखिए सभी अपने किताब में देखिए, एक रेखा खींच दीजिए। अगली बात हम कर रहे हैं रेशम उत्पादन। इसके बारे में कर रहे हैं बच्चों, रेशम उत्पादन। ठीक है, तो रेशम उत्पादन, आपको पता है कि रेशम क्या है? रेशम क्या है? हम लोग, आपको पता है ना, हम लोग जब कपड़े पहनते हैं, अच्छे रेशमी कपड़े, जब शादियां सब होती है, कैसे कपड़ों का आप इस्तेमाल करते हो? अच्छे सुंदर दिखने चाहिए ना आप लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, काफी रेशमी सुंदर कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ये रेशम कहाँ से आता है? ठीक है, ये रेशम आता कहाँ से है? ये जो है काफी वैज्ञानिक विधि द्वारा, किससे? रेशम के कीड़े किससे आते हैं मेरे बच्चों? रेशम के कीड़ों से क्या बनता है? रेशम के कीड़ों से हम लोग क्या बनाते हैं? रेशम बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि रेशम के कीड़े या रेशम के हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हो ना आप सभी, ये है रेशम के कीड़े। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़ों द्वारा क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। और जिसे हम रेशम कीट पालन, यानी रेशम के कीटों को हम लोग पालते हैं, तो रेशम कीट पालन, या फिर हम लोग क्या कहते हैं उसे, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आप जरा लिख लीजिए सभी, मेन बातें जो बोलते हैं वो अभी आप लिख सकते हो। ये देखिए, पहला आप लिख लीजिए रेशम उत्पादन। ठीक है बच्चों, पहला आप क्या लिखिए, रेशम उत्पादन। सभी अपनी नोटबुक में जरा लिख लीजिए रेशम उत्पादन। चलिए, रेशम उत्पादन। तो रेशम उत्पादन जो होता है, क्या होता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालना। एक तरह के वृक्ष है, ये पत्ते देख रहे हो ना आप, तो एक तरह के वृक्ष है जिसके ऊपर क्या करते हैं, ये रेशम के कीड़ों को हम लोग पालते हैं। तो शहतूत के, पहले आप अपने किताब में जरा रेखा खींच दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा कीड़ों को शहतूत के वृक्षों पर पालना।
ठीक है, पालन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रेशम उत्पादन करते हैं। और इसको हम लोग रेशम उत्पादन को किस नाम से भी हम लोग जानते हैं, सेरीकल्चर। ये आप अपने नोटबुक में सभी लिख लीजिए। चलो बच्चों, सेरीकल्चर क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। चलिए सब लिख लीजिए, कल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर सभी लिख लीजिए। तो रेशम के उत्पादन किससे जो हम लोग करते हैं, हम लोग रेशम के कीड़ों को, देखिए रेशम के कीट को पालते हैं और इन्हीं से हम लोग रेशम, इनसे क्या मिलता है, हमें रेशम मिलता है। तो रेशम कीट का पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। और इसकी बढ़ती मांग के कारण ये एक उद्योग बन चुका है। ठीक है, इसके बढ़ती मांग के कारण क्या है, रेशम का उत्पादन एक उद्योग बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो रेशम का उत्पादन क्लियर है सभी को। ठीक है, हम लोग रेशम को, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, रेशम के उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा क्या करते हैं, हम लोग कीड़ों को शहतूत के वृक्षों पर पालते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें हमें रेशम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अपने किताब में भी इसको जरा अंडरलाइन कर दीजिए, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालना। ठीक है, उसके द्वारा हमें क्या मिलता है, उसके द्वारा हमें रेशम की उत्पादन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम अगले में जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है ना। मत्स्य के उत्पादन के क्षेत्र हो, सब्जी हो या फिर कृषि हो, हर क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सब किससे संभव हुआ है, विज्ञान की वजह से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, रेशम और जैसे कि सब्जी, मत्स्य आदि क्षेत्रों में हमने काफी तरक्की हासिल कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, आपको पता है ना हम लोग जानवरों को भी पालते हैं। तो ये देखिए, सुअर पालन, ये सुअर का जो पालन होता है ये काफी आसान होता है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं लगता। ठीक है, और आसानी से उन लोगों को पाल सकते हैं। उसमें क्या है, आप जरा अंडरलाइन कर दीजिए सभी इसको, संतुलित आहार। क्या चाहिए उन लोगों को, अगर हम लोग सुअर को पाल, पिग है ना, PIG पिग, पता है ना सभी को सुअर। तो हम लोग जब उन्हें पालते हैं तो उन्हें संतुलित आहार, अच्छा आहार, और क्या चाहिए, सामयिक टीकाकरण, उनका टीकाकरण भी सही रूप से करना चाहिए, है ना। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। देखिए इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग आसानी से क्या सुअरों का पालन कर सकते हैं। ये एक व्यवसाय बन चुका है। आप देख रहे हो ना बच्चों, एक साथ साथ कितने सुअरों को हम लोग पाल रहे हैं। तो ये क्या बन चुका है, एक व्यवसाय। क्या बन चुका है बच्चों, एक व्यवसाय बन चुका है, जिससे कि हम लोग रोजगार के साथ साथ, ये रोजगार है। ठीक है, काफी लोग जिनके पास रोजगार नहीं, उनके अच्छे रोजगार है ये। रोजगार के साथ साथ आर्थिक लाभ भी अर्जित किया है, हमें काफी आर्थिक लाभ, काफी हमें लाभ मिला है इससे, क्योंकि दूसरे पशु की तरह इसमें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर हम लोग गाय सबको पालेंगे तो हम लोगों को उनकी अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन जब हम लोग सुअर का पालन करते हैं तो हमें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। उन्हें जरा ढंग से देख लो, ठीक ठीक देखभाल कर लो, तभी क्या होते हैं, वो लोग अच्छे से, हमें अच्छी उनकी वृद्धि मिलती है। ठीक है, और अच्छे से हम लोग उनका पालन कर सकते हैं। तो सभी अगला अपना नोटबुक में जरा लिख लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक में जरा टिक कर लीजिए। चलो सारे बच्चे टिक कीजिए, पेज नंबर 3 सभी ने निकाला हुआ है ना। तो अगला क्या हमने देखा, सुअर पालन। अगर समय अभी आपको नहीं मिल रहा है तो आप अभी क्या कीजिए, किताब में जरा टिक कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, घर में जाकर उसको एक और बार पढ़कर सही से अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, रेशम का उत्पादन देखा, और अभी हमने किसका देखा, सुअर का पालन देखा। और उसके बाद हम देखें तो इन सब क्षेत्र में हमने वृद्धि कैसे किया है, वैज्ञानिक तरीकों से किया है ना। इन सब क्षेत्रों में हमने वृद्धि वैज्ञानिक तरीकों से किया है। और उसके बाद आप देखिए क्या है, मुर्गा पालन,
है ना। मुर्गा पालन, आप सब चिकन खाते हो ना, ज्यादातर लोग खाते होंगे, है ना, आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा जो लोग खाते हैं, जो मांसाहारी है। तो मुर्गा पालन में सभी अंडरलाइन कर लीजिए पहले, और या तो अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए अगर आपके पास समय अभी है तो। मुर्गा पालन आप सिर्फ समझ लीजिए क्या है ये, ठीक है, ताकि कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछे आप उसके अच्छे से जवाब दे पाओ। तो मुर्गा पालन में भी क्या चाहिए, संतुलित आहार, उन्हें भी क्या चाहिए, समय पर आहार। कि आप देखते हो, आप कई लोगों के घर में भी क्या है, गाँवों में सब क्या है, मुर्गे होते हैं, मुर्गे पालते हैं। तो आप देखोगे उन्हें, जो घर में मुर्गे पालते हैं, समय पर उन्हें आहार देते हैं, ठीक है, उनके उनके बर्तनों को साफ रखते हैं, समय पर आहार देते हैं, उनकी बीमारी से बचाने के लिए उन्हें टीकाकरण देते हैं या फिर दवाइयां देते हैं उन्हें। तो इसी तरह क्या होता है, मुर्गा पालन अच्छे से संतुलित होता है, ठीक है। तो मुर्गा पालन को भी आप लोग जरा देख लीजिए, और हमें पता है कि हम लोग देखेंगे, अगर मुर्गों के फार्म में जाओगे तो आप देखोगे कई मुर्गों को एक साथ पालते हैं। ये देखिए, सभी के लिए बर्तने रखे हुए हैं, देख रहे हो ना, उसी में क्या दाना डाल रखा है, और कई बर्तनों में पानी है, और एक साथ उन सबको पाल रखा है, समय समय पर टीकाकरण है, उन लोगों को संतुलित आहार दिया जाता है, अच्छे पौष्टिक आहार देते हैं जिससे कि वो जल्दी बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर हमने किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्राप्त किया है, विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि प्राप्त किया है, ठीक है बच्चों। तो सभी अपने किताब में क्या करोगे, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, और क्या है, सुअर पालन, मुर्गा पालन, सब्जी उत्पादन, ठीक है, इन सब पर आप लोग क्या करोगे, इन सबको आप जरा टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर रखा है, काफी उन्नति कर रखा है, जिससे कि वैज्ञानिक है, हमने काफी, विज्ञान ने काफी क्या कर दिया है, हर क्षेत्र में काफी विप्लव किया है ना। और विज्ञान ने प्रौद्योगिकी, देखिए अब अगला पैराग्राफ देखिए, तो ये सब आपका क्लियर हो गया ना। अब अगला देखिए, उसी के नीचे है, तीसरे पेज में, सभी बुक में देखिए उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी के साथ तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। तो हम लोग क्या है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है ना। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक साथ चलती है, विज्ञान है हमारे पास और हमने सही साधनों का सही इस्तेमाल किया है, तभी क्या हो सकता है, विकास हो पाता है। अब देखिए, आपने देखा जैसे मुर्गा पालन, सुअर पालन और रेशम उत्पादन, ये सब हमारे पास है, लेकिन हम प्रौद्योगिकी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इन सब में आपको क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। कृषि के क्षेत्र जैसे हमने श्वेत क्रांति देखा, उन सब ने हमने सही रूप से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या हुए हैं, इतने आगे बढ़ पाए हैं। हम लोग अपने पुराने काल से, हम लोग अपने पुराने संस्कृति से इतने आगे किसकी वजह से बढ़ पाए हैं बच्चों, विज्ञान की वजह से, है ना, प्रौद्योगिकी की वजह से। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। अब आपको पता लग गया ना, प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है, और यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। तो सभी उसको अंडरलाइन कर लीजिए, प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान क्या है, जैसे कि सोचिए, आप अगर किसी भी जैसे कि आप अगर किसी भी स्थान के बारे में आप जानते हो, आप अगर पढ़ रहे हो और लिख रहे हो या उसके बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या हुआ, आप वहां, तो वो उतना असरदार नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी जगह को पढ़ने या सुनने से अधिक प्रभावशाली कब होता है, जब आप प्रत्यक्ष में दर्शन करते हो, है ना बच्चों। जैसे कि आप लोग काशी के बारे में पढ़ रहे हो, लिख रहे हो और सभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष दर्शन वहां जाकर करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ा और असरदायक होगा, है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रत्यक्ष दर्शन वही इसके हैं, सभी वस्तुओं को देखने सुनने से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान की बढ़ाता है ना। हम लोग वहां पर जब हम लोग विजिट करते हैं, जब हम लोग जाते हैं, तभी क्या होता है, वहां के व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ावा आता है। और यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। जैसे आपने देखा, वैज्ञानिक लोग वहां जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, सबका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसी के बाद वो लोग कोई सिद्धांत निकालते हैं, है ना बच्चों। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। तो जितना हम लोग विज्ञान का विकास करेंगे, उतनी ही हमारी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विकास करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया ना, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति क्या था, उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। तो अभी सभी लोग आप ऐसे कीजिए, पेज नंबर, अगला पेज निकालिए सभी बच्चों, पेज नंबर 14 निकालिए सभी, पेज नंबर 14 अपने हाथ में रखिए। चलिए सभी पेज नंबर 14 निकालिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए तो अब क्या है, किसी भी, बच्चों सभी ने पेज नंबर 14 निकाल लिया है ना। तो देखिए, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है ना, सुधार आता है। और आप ये, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अभी हमने जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग कर क्या कर लिया है, हम लोग अभी तकनीकी में इतना हमने अपना विस्तार कर लिया है कि अभी क्या क्या हो पाए, क्या संभव हो पाए। पहले हम लोग सिर्फ पृथ्वी में ही रहते थे, है ना, पृथ्वी तक ही हम सीमित थे। अभी ये देखिए हम लोग कहाँ तक जा पा रहे हैं, हमारी 20वीं सदी के मध्य तक हम लोग, मनुष्य ने क्या किया, तकनीकी के प्रयोग कर कर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये देख रहे हो ना आप, देखिए किस तरह से हमने अपने आप को क्या क्या पहनकर, कि किस तरह ऑक्सीजन सभी के लेवल हमें सही से मिले, हम लोग किस तरह से वायुमंडल से बाहर तक निकलना शुरू हो गए। ये सब किसकी वजह से संभव है बच्चों, ये सब हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ही हमें मिला है ना। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ है, हमारी प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मनुष्य ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हम लोग जो है वायुमंडल से बाहर भी निकलने लगे हैं हम लोग। इसीलिए हमने देखा कि चंद्रयान सब है ना, चांद सब में जाने लगे हैं, हम लोग वायुमंडल से बाहर निकलने लगे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, हमने अब अगला पेज देखो, ठीक है, जो मैंने बोला 4, पेज नंबर 4 देखिए आप, और उसमें आप देखोगे हम लोग कुछ और बातें भी उसमें हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य के जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार। अब देखिए हम लोग शिक्षा के ही क्षेत्र ले लो, है, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र ले लो, तो उसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा, सभी किताब में देखिए विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम। अब आप देखते हो ना कि जब हम लोग जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई, है ना, तब क्या हुआ, हम लोगों के भारत में जब लॉकडाउन शुरू हो गया, आप सब उस समय को सोचिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब क्या हुआ, काफी सारे, हर चीज बंद हो गई, है ना, हर विद्यालय, हर स्थापना, हर जगह बंद हो गए, आपके स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सब जगह कहीं भी आप जा नहीं सकते थे। और जब वो महामारी, जब कोरोना महामारी आई और लॉकडाउन शुरू हुआ, तो क्या हुआ, हम लोगों के अब शिक्षा में भी काफी बदलाव आया, विद्यार्थियों की शिक्षा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आप सब जानते हो, जब आप स्कूल जाकर पढ़ते थे तब क्या था, तब आपको अच्छे से ज्ञान था हर चीज का, टीचरों को देखते थे, एक साथ बातें करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। लेकिन वही जब कोरोना आया और आप लोग जब घरों में बंद हो गए, तो आप सब कितने दुखी हुए होंगे। आपको क्या है, आपको स्कूलों में जाना है, लेकिन आप स्कूल नहीं जा पाते होंगे, घर से बाहर, गेट से बाहर नहीं निकल सकते आप लोग, है ना, आप सोच सकते हो। तभी क्या हुआ, हमारी शिक्षा को भी काफी प्रभावित किया इस महामारी ने, है, शिक्षा को भी क्या किया, काफी प्रभावित किया। तो इसी
समय पर क्या हुआ, आपने देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता था, है ना। टीवी पर अभी भी टीवी पर काफी कार्यक्रम दिखाया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि यह जो है समस्या का निजात दिलाने के लिए हमने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री ने काफी योजनाएं बनाई, है ना। देश विदेश में क्या किया, काफी योजनाएं बनाए। और यह दूरस्थ शिक्षा, जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ हूँ और आप इतने दूर बैठे हो, लेकिन हमारा शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है ना। तो यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, जिससे कि देश विदेश के प्रोफेसर और तथा शिक्षक द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिखाया जाता है, ठीक है, जिसे हम टीवी पर ही देखकर लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग सुन रहे हो और आप देख रहे हो, तो हम लोग क्या है, हम लोग टीवी पर हम लोग कार्यक्रम देखकर उससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और इसको आप अपने किताब में देखोगे, पीएम ई विद्या, यानी हमारे क्या हुआ, जब हमें इस तरह के महामारियों का हमने जब सामना किया, तो हमारे देश में, है ना, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया, ई पाठशाला, ठीक है, डिजिटल इंडिया। अब ऐसा हुआ क्या हुआ कि अब होगी 1 से 12 तक की ऑनलाइन पढ़ाई। और इसकी सबसे ज्यादा फायदा हमने कहाँ उठाया, जब कोरोना समय था, है ना, और जब हम लोग पढ़ाई के लिए काफी हमें दिक्कतें आ रही थी, तो उस समय हमने क्या किया, हमने इस तरह के अपने किसको ज्यादा, एजुकेशनल चैनल को, या हम लोगों ने इस तरह के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च किया प्रधानमंत्री की। तो सभी ये जरा अपने किताब में भी टिक कर दीजिए, आपके किताब में इस तरह से लिखा हुआ है पीएम ई विद्या, ठीक है। आप जरा अंडरलाइन कर लीजिए उसे, पहले आप इंग्लिश में लिखिए पीएम ई विद्या, ठीक है। क्या है पीएम ई विद्या। और इस योजना को ये एजुकेशन चैनल शुरू किए, काफी एजुकेशन चैनल शुरू किए, जैसे कि आप कोरोना महामारी सबके समय पर आप लोग क्या कर सकते हो, घर में आसानी से पढ़ सकते हो। और इन सबका उस समय का निजात दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने ई विद्या योजना के माध्यम से क्या किया, नया प्रोटोकॉल शुरू किया, जिससे कि विद्यार्थियां आसानी से घर बैठकर अपनी पढ़ाई को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अभी भी हम लोग क्या है, हमें कोई भी किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी हम लोग देख सकते हैं, कई क्लासें हम लोग नेट द्वारा देख सकते हैं। तो आप ये जरा अपने किताब में अंडरलाइन कर दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया, ई पाठशाला, ठीक है, ई पाठशाला। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है, और कई प्रोफेसर्स, कई टीचर्स सभी जो है ऑनलाइन ही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ाते हैं। और ये अपनी किताब में भी जरा अंडरलाइन कर दीजिए कि इससे संबंधित ज्ञान दर्शन, काफी ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया। और ये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं, है ना। और अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। तो हमें क्या है, हमारी हर डाउट सब कुछ हमें एकदम से क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज इतना ही बात करेंगे आज की कक्षा में, और अगले कक्षा में अब ये सब पढ़कर आइए, हम लोग आपका एक परीक्षा लेंगे, 10 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और आप लोग सब अच्छे से जब पढ़ोगे तभी क्या होगा, आपको मार्क मिलेगा। फिर आप खुद ही टिक करना कि कौन कौन से आपने सही लिखे, कौन कौन से गलत लिखे। फिर आप सब मुझे बताओगे कितनों को 10 में से 10 मिला और कितने बच्चों को उससे कम अंक मिले। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सभी 10 में से 10 अंक ले सकोगे, तभी हमारा देश का भविष्य बनेगा, है ना बच्चों। आप लोग जब पढ़ोगे तभी आपके अध्यापक खुश होंगे, तभी आपके मम्मी पापा खुश होंगे, सभी खुश होंगे, और आप लोग भी उन्नति की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि अभी क्या है, विज्ञान का जमाना है ना। तो हमने इतने बातों का अच्छी तरह देख लीजिए कि किस तरह से मत्स्य उत्पादन, सब्जी के उत्पादन, और हर
और कौन कौन से उत्पादन में हमने वृद्धि किया? रेशम उत्पादन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, है ना, इन सब में हमने वृद्धि किया। और मनुष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस तरह से एक साथ काम किया। और कृषि के क्षेत्र में हमने देखा हरित क्रांति देखा, श्वेत क्रांति देखा, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। आप सब इतना समझ लीजिए कि ये सब क्रांतियां किससे संबंधित है। नीली क्रांति देखी, है ना, ये सब क्रांति किससे संबंधित है। और फिर हमने क्या देखा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके जनक है? श्वेत क्रांति के, है ना। और हमने ये भी देखा एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति। इतनी बातें आप अपने मन में रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप शिक्षा की बात करोगे तो हमने क्या है, प्रधानमंत्री की ई विद्या के बारे में बात किया और जो टीवी में कार्यक्रम दिखाया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे, और आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। और अगर अभी नहीं पूछना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? तो चलिए अब हम लोग कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। देख रहे हो बच्चों, ये क्या है? आप क्या सोच रहे हो ये क्या हो सकता है? आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक समुद्र है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर कुछ बना हुआ है ना। ये सब क्या है? तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग एक प्राचीन, देखिए, ये देखिए, एक प्राचीन स्थल के बारे में बात करेंगे, जो जिसे हम पुहार या पूंपुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं? पुहार, पूंपुहार या कावेरी पट्टनम। और यह कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये देख रहे हो, नारियल का पेड़ सब देख रहे हो ना आप? तो आप क्या सोच रहे हो कहाँ स्थित होगा ये? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो ये एक प्राचीन बंदरगाह था। क्या है मेरे बच्चों? ये एक प्राचीन बंदरगाह था, ठीक है। और जो तमिलनाडु में जो तमिल काल संगम सब आप पढ़ोगे जब आप अपना सोशल पढ़ोगे, ठीक है, सोशल में आप क्या पढ़ोगे? संगम सब के बारे में पढ़ोगे। तो ये पूंपुहार बोलकर एक प्राचीन बंदरगाह, एक शहर था जो तमिल काल, कहाँ पर था बच्चों? तमिलनाडु, तमिल काल, ठीक है, जो तमिल काल में प्रारंभिक चोल राजा, कई राजाएं हुआ करते थे, हमें पता ना, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो कौन से राजा थे? चोल वंश, ठीक है, चोल राजाओं के समय का है। तो ये क्या है कि ये शहर जो तमिल काल में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी थी, ठीक है, पूंपुहार। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? इसके बारे में हम कहाँ से जानते हैं? इसके बारे में हम लोग संगम तमिल साहित्य, संगम में काफी सारे क्या है, वर्क है, बहुत सारे हैं। तो संगम तमिल साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। और पहले हमने सोचा था कि ये कितना इतिहास कितना पुराना है, 2500, ठीक है, साल पुराना है। लेकिन अभी हमें पता चला, अभी के ज्ञान से, अभी हमने विज्ञान में इतनी पुरोगति कर लिया है कि अभी हमें पता चला है कि ये कितना 15,000 साल पुराना है। और ये प्राचीन काल में अंतर महाद्वीपीय व्यापार में फला फूला, यानी काफी व्यापार हुआ करता था यहाँ से। और अंत में क्या हुआ, कैसे ये नष्ट हुआ? काफी बाढ़ या पानी का स्तर, समुद्र का स्तर बढ़ गया, ठीक है, पानी का जल का स्तर बढ़ने के कारण ही ये क्या हुआ, ये जल में लीन हो गया, जलमग्न हो गया, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लीजिए, अभी हमने ज्ञान की बात की है, वो है पुहार, पूंपुहार या कावेरी पट्टनम। कोई भी आपसे पूछता आप बोल सकते हैं। ये कहाँ पर स्थित था? तमिलनाडु में। और ये प्राचीन काल का बंदरगाह था, चोल राजाओं के समय का था। संगम तमिल साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। और यह 15,000 साल पुराना है। और लगातार बढ़ते हुए समुद्र के जल के स्तर की वजह से इसका समुद्र में ये जलमग्न हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले कक्षा में हम लोग आपका एक परीक्षा लेंगे, तो सब तैयार रहिएगा। तो उसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। सभी बोलो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।